कि राव इंद्रजीत भी दबाव डाल रहे हैं कि भाई उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आपने देखा कि 2-3 दिन लगातार उनके घर पे 9 से 10 विधायक आते जाते रहे, जो कहीं ना कहीं एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी था कि भाई मेरे पास इतने विधायक, अगर मेरे पाले में कोई बेहतर जिम्मेदारी नहीं आई तो आप समझिए हो सकता है। अनिल विज को आप देखिए, लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर बातें कही हैं। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जो बीजेपी की जो अंदर खाने की जो पोल है, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से यदि इधर से इधर होते हैं विधायक तो फिर अल्पमत में आ सकती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो हमारे जो है पुराने। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उससे गोली मार दी जाएगी। उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसे महात्मा गांधी का हुआ है। ये शब्द एक ऐसे रूप में दर्शाए जा रहे हैं जब हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा घमासान मच चुका है। भारतीय जनता पार्टी में जहां न्याप सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं हो रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन काबिज होगा। इस बीच में एक ऐसी धमकी आना हरियाणा में सियासत कहीं ना कहीं गर्मा जाती है कि आखिरकार क्या न्याप सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि चर्चाएं तो तेज है कि न्याप सिंह सैनी को ही ये धमकी मिली है। और धमकी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हुए नजर आते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी न्याप सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी तो अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार दावा सीएम पद को लेकर ठोक रहे हैं, क्या ऐसे में नाराजगी चरम पर पहुंच जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार करना पड़ रहा है। जो शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो रही है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि अभी तक फैसला नहीं लिया जा रहा है। जहां सूत्रों के हवाले से न्याप सिंह सैनी का जिक्र किया जाता है तो वहीं खुद न्याप सिंह सैनी ये कहते हैं कि 14 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि आखिरकार हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि सवाल एक यहाँ पर बनता है, मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे जुड़े हुए कई मुद्दे हरियाणा में उठते हुए नजर आते हैं। एक तरफ धमकी के जरिए भी दर्शाया जाता है कि क्या न्याप सिंह सैनी को यह धमकी मिली है या भारतीय जनता पार्टी के इन दिग्गज चेहरों को भी धमकी मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम कई और सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, बीते दिनों तय हो जाता है कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस कड़ी में कहा जाता है कि इससे पहले विधायक दल की बैठक भी होगी, इसमें तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। लेकिन एक धमकी मिलती है, ये धमकी जिनसे बताई जा रही है, एक आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए धमकी देते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस धमकी से क्या दर्शाया जा रहा है कि न्याप सिंह सैनी को खतरा है या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चेहरों को? देखिए, कई बार इस तरह की धमकियाँ आती रहती हैं और जाहिर बात है कि इस तरह की धमकी आना अपने आप में पुलिस के लिए तो कम से कम बहुत गंभीर मसला हो जाता है। और इसी वजह से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और उसकी मंशा के बारे में अब जांच चल रही है कि आखिर उसने ये धमकियां क्यों दी हैं। खैर, ये तो जांच का विषय है। लेकिन देखिए, जिस न्याप सिंह सैनी के बारे में आपने जिक्र किया है कि अब 17 तारीख को आखिरकार उनके नाम पर मोहर लग जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बारंबार तारीखों का बदला जाना अपने आप में कई तरह के सवाल नाज़मीन खड़े करता है। आप देखिए, पहले कहा जा रहा था कि दशहरे के मौके पर यानी कि 12 तारीख को कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 15 तारीख का जिक्र होता है, फिर अब 17 तारीख की डेट सामने आना ये बताता है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो एक तालमेल होना चाहिए, जो एक बेहतर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसका अभाव दिखाई पड़ता है। और लगातार ये चर्चाएं भी हैं कि राव इंद्रजीत भी दबाव डाल रहे हैं कि भाई उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आपने देखा कि 2-3 दिन लगातार उनके घर पे 9 से 10 विधायक आते जाते रहे, जो कहीं ना कहीं एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी था कि भाई मेरे पास इतने विधायक, अगर मेरे पाले में कोई बेहतर जिम्मेदारी नहीं आई तो आप समझिए कि सरकार को खतरा हो सकता है। अनिल विज को आप देखिए, लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर बातें कही हैं। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जो बीजेपी की जो अंदर खाने की जो पोल है वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही बीजेपी दिखाने का प्रयास कर रही है कि भाई हमारे अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक है, हम
बेहतर माहौल में है, बेहतर तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई बहुत असर देखने को नहीं मिल रहा। आप देखिए नैब सिंह सैनी कभी हरियाणा होते हैं, कभी दिल्ली होते हैं और लगातार वो चक्कर काट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर जो एक माहौल बेहतर होना चाहिए सीएम पद को लेकर, जो एक नाम पर मोहर लगी है उसमें भी कहीं ना कहीं अड़ंगे लगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके नाम का जो अनाउंसमेंट है वो पहले ही कर दिया गया था। ये एक बड़ी वजह थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात नाज़मीन इसमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार, आपने देखा होगा कि चुनावों से पहले शैलजा को लेकर बयानबाजी कर रही थी कि वो महिला नेता हैं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और दलित समुदाय से आते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। अब इसी बात को लेकर बीजेपी के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो तंज कस रहे हैं कि भाई आप अब दलित महिला को सीएम बनाइए, क्योंकि बिमला चौधरी पटौदी से जो सीट है वहाँ से एससी कह सकते हैं कि सीट पर जीती है। तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी एक महिला के नाम पर मोहर लगा सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार वकालत कर रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनको शैलजा को, जो दलित समुदाय से आती है महिला है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो अब ये बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि क्या बीजेपी इस तरह का बड़ा कदम उठा सकती है, जो कि दूसरों को नसीहत दे रही है अपने ही, जब उनकी सत्ता में आती है, अपनी पार्टी आती है सत्ता में, तो क्या अपनी पार्टी के अंदर वो एक महिला और दलित महिला को सीएम पद पर बैठा सकती है। इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। सर, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या नैब सिंह सैनी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या हरियाणा में चाहते ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें और इसी का फायदा राव इंद्रजीत सिंह उठा रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि 3-4 महीने का वक्त उनको सीएम पद के ऊपर हुआ था। ऐसा नहीं था कि 2-3 साल से वो सीएम थे और अंतिम पड़ाव में उनको सीएम बनाया गया। तो ऐसा कोई बहुत मैजिकली काम उन्होंने किया नहीं है। बस ये कह सकते हैं सत्ता पर बैठे थे और वो भी बहुत कम समय मिला। जब चुनाव अनाउंस हो जाते हैं तो बीजेपी के पास कोई उनसे बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा था, क्योंकि अगर राव इंद्रजीत को बनाते तो अनिल विज नाराज हो जाते। इसीलिए बैलेंस करने के लिए नैब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाई गई। और जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय लगा नहीं था एक बार भी ऐसा कि बीजेपी किसी तरह सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि तमाम लोगों से हम लोगों ने भी बात की, तमाम टीवी जो चैनल्स के कह सकते हैं एग्जिट पोल थे और जो विचार विमर्श थे वो सब बीजेपी के खिलाफ नजर आते थे। लेकिन जिस तरह बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद बीजेपी के लिए भी ये जो जीत है वो ऐसी है कि उनको भी शायद इस बात का ख्वाब नहीं था कि ऐसी चीज़ें उनके साथ हो सकती है। लेकिन अब जब हो गई हैं तो उसमें सीएम कौन बने इसको लेकर माथापच्ची है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नैब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर राव इंद्रजीत को कोई बड़ी जिम्मेदारी या उनके खेमे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली तो वो भी बगावत कर सकते हैं। और साथ में अनिल विज के पक्ष को अगर कोई बेहतर कह सकते हैं कि ओहदे नहीं मिले, बेहतर पद नहीं मिले, तो यहाँ पर बड़ी बगावत हो सकती है क्योंकि बीजेपी पूरी पावर में है। लेकिन अगर 10 से 12 सीटें यहाँ से वहाँ होती हैं तो बीजेपी अल्पमत में भी आती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जीतकर भी हार सकती है। ये फैसला सिर्फ विधायकों के इधर से उधर होने पर टिका हुआ है, क्योंकि दिग्गज चेहरों की बात करें तो अनिल विज खुद सीएम पद को लेकर हाईकमान पर फैसला छोड़ते हैं। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा से ही भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। वहीं देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह के आवाज पर विधायकों का जो तांता लगता है, जो विधायक अपनी मौजूदगी पेश करते हैं, वो इस आधार पर भी देखी जा रही है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा दी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए राव इंद्रजीत सिंह जरूरी हैं, इसलिए हर बातें उनकी मानी जा रही है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जब लोकसभा का चुनाव यहाँ पर होता है, परिणाम सामने आ जाते हैं, राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीत जाते हैं गुरुग्राम से, उसके बाद उन्हें उम्मीद होती है केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है। मंच से वो इस बात को दर्शाते हुए भी नजर आते हैं। उनको कहीं ना कहीं मलाल होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सही नहीं किया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव होता है कि कम से कम उनको 8 सीटें तो चाहिए और मिल भी जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह के आगे झुक रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि अभी तो उनके फेवर में काम कर दिया जाए, बाद में उन्हें शांत कर दिया जाएगा? देखिए नाज़मीन, देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह ने पहली बार नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले ही ये बयान दे दिया था कि 4 जून के बाद हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र बदलता हुआ नजर आएगा। तो उस वक्त तक हरियाणा के चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि बीजेपी आने वाले वक्त में चाहे तो उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को जानती थी, क्योंकि जाट वोट बैंक उनके खिलाफ था। हरियाणा में देखा गया कि विधानसभा चुनाव में करीब 40% वोट जो है भाजपा को मिला है, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। हालांकि जो जीत और हार का जो मार्जिन था, 9 ऐसी सीटें रही जहां पर 4000 से कम या 4000 के आसपास जो है
वोटों से हार जीत का फैसला जो है वो निर्धारित हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब जो परिस्थितियां नज़र आ रही है, क्योंकि राव इंद्रजीत का प्रभाव मजबूत है दक्षिण हरियाणा में, रेवाड़ी में रामपुरा हाउस जो कि यहाँ पर राव साहब के परिवार का एक पावर सेंटर माना जाता है, वहीं से उनकी राजनीति चलती है। वहाँ पर इलाके के 9 विधायक पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं शिष्टाचार भेंट करते हुए भी नजर आते हैं। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह इसे शिष्टाचार भेंट कहते हैं, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इशारों में शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जाता है, क्योंकि 9 विधायकों की मौजूदगी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से यदि इधर से इधर होते हैं विधायक तो फिर अल्पमत में आ सकती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो हमारे जो है पुराने सहयोगी रहे हैं और राजनीतिक रूप से हमारे जो विरोधी जरूर हैं, लेकिन पारिवारिक संबंध और व्यक्तिगत जो संबंध है वो काफ़ी मधुर है। तो इन व्यक्तिगत संबंधों को क्या राजनीतिक संबंधों में भी मजबूती के साथ राव इंद्रजीत सिंह अब आगे बढ़ाने की यहाँ पर विचार कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उनकी बेटी आरती राव जो है उनको हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग की जा रही है। और उनके समर्थित कई विधायकों ने ये कहा है कि जब मनोहर लाल खट्टर पहली बार करनाल से विधानसभा का चुनाव 2014 में लड़ते हैं, पहली बार विधायक बनते हैं और पहली बार विधायक बनने के बाद ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो फिर ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के परिवार से क्यों नहीं। दूसरी तरफ अनिल विज जो है वो भी यहाँ पर दिग्गज देता है, 7वीं बार जो है विधायक बने हैं और बड़ी शख्सियत है हरियाणा की राजनीति में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी संगठन में। तो कहीं ना कहीं यदि ये दोनों नेता इस फैसले से नाराज नजर आते हैं कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएगा, आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूँगी कि बार बार जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तारीख बढ़ा दी जाती है, 12, 15, अब 17 कर दी जाती है। क्या लगता है 17 तारीख से भी आगे ये समय बढ़ता हुआ नजर आएगा? जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 20 ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा जाता है, दोबारा से काउंटिंग की बात की जाती है, क्या शपथ ग्रहण समारोह फिर से रुकता हुआ नजर आएगा? देखिए 16 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है और 16 अक्टूबर को हरियाणा में नई विधानसभा जो है वो गठित होनी है। तो इसी को देखते हुए 17 अक्टूबर की जो तारीख है वो निर्धारित की गई है। लेकिन ईवीएम को लेकर के जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए, नारनौल से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने बाकायदा पूरे यहाँ पर सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजी है, जिसमें करीब 20 ऐसी मशीनें रही हैं जिनकी जो बैटरी चार्ज है वो 99% से अधिक है। और राव इंद्रजीत सिंह का ये आरोप है कि जब एक मोबाइल फ़ोन को 100% चार्ज करके और रख दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे में पूरे दिन वोट डालने के बाद भी कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसकी बैटरी 99% चार्ज कैसे हो सकती है? तो इस पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष कितनी मजबूती से रख पाती है। महेंद्रगढ़ की सीट है, नारनौल सीट है, इसके साथ साथ आसंद सीट है, उचाना कला सीट है, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर दोबारा से रिकाउंट यहाँ पर वोटिंग की जो मांग की जा रही है। और ये होता हुआ नजर आए तो फिर ये यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह रुकता हुआ नजर आ सकता है। देखिए बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारियों में नजर आ रही है कि वो कैसे भी करके हरियाणा में इस शपथ ग्रहण समारोह को रोक दे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद में लगी है तो भारतीय जनता पार्टी से भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दावेदारियां पेश होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि 17 अक्टूबर की जो तारीख निर्धारित की गई है, क्या इस तारीख में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।